हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th की विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, कक्षा 6 का अध्याय है 6 जैव प्रक्रम। तो दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो दोस्तों, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुसरण का कार्य करते हैं तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे शोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। मतलब श्वसन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना। पोषण मतलब खाद्य पदार्थ को खाना, उसे संपूर्ण मात्रा में ग्रहण करना। वहन, उत्सर्जन ये आदि जैव प्रक्रम के प्रकार है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दोस्तों पोषण। भोजन ग्रहण करने बचे भोजन का अवशोषण या शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है, पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पोषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो अब ये हम देख लेते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषक का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे। हरे पौधे दोस्तों, हरे पौधे CO2, पानी, सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर करता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए वह अन्य जीवों पर निर्भर करता है। उदाहरण मानव और अन्य जीव। जैसे मानव खेती बाड़ी आदि, जंगल, ये अपने भोजन के लिए इसमें काम करता है। इससे जो उपज होती है और उसे स्वयं ग्रहण करता है, मतलब दूसरों पर निर्भर है। जैसे बारिश हो जाएगी तो खेती में कुछ होगा, उससे हमारा पेट भर लेंगे, तो ये दूसरों पर निर्भर है। लेकिन स्वपोषी में सूर्य के प्रकाश CO2 प्रकाशन से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये सूर्य के प्रकाश से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सूर्य के प्रकाश से और CO2 और पानी, इन तीनों का अवशोषण करके, मतलब उनको ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। स्वपोषी हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु को जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें यह होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? सूर्य की जो किरणें जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें काम लेते हैं, तो उस प्रकाश संश्लेषण अब हम देख लेते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण 6 CO2 प्लस 12 H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, C6 प्लस H12O6 प्लस C6O2 प्लस 6H2O, ये इसका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अब हम देख लेते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वैसे जल, इसलिए पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लें प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं। तो दोस्तों, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशेषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रेट में अपचयन करना। तो अब हम देख लेते हैं रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जैसे दोस्तों, पत्ती के छिद्र पर जो छोटे छोटे हमें छिद्र दिखाई देते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है, छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल का वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही निकलता है। मतलब जल का
जल की प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा ही निकलता है। अब देख लेते हैं हम दोस्तों इसका चित्र। ये इसका चित्र है। ये सहायक कोशिका, ये इधर सहायक कोशिका है और ये अर्धचर्म कोशिका है। ये कोशिका द्वार कोशिका है। ये रंध्र छिद्र, मतलब ये छिद्र, इनमें से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता इन्हीं छिद्रों से होता है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। मतलब ये खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। अब हम देख लेते हैं विषमपोषी, जैसे विषमपोषी पोषक, प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। प्राणी समपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा है, मानव है, तो मानव भोजन को ग्रहण करता है तो इनका पाचन अमीबा मतलब इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे फफूंदी है, कवक है, ये मृत जीवी के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और है दोस्तों परजीवी पोषक। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल है, जू है, कीटा कृमि है। तो दोस्तों जू हम देख लेते हैं दोस्तों। जू बालों में रहती है, उसको मतलब वो किसी को नहीं मारती, किसको नुकसान नहीं पहुंचाती, बस ये अपना भोजन इसे प्राप्त करती है। दोस्तों अब हम देख ले अमीबा के पोषक। तो दोस्तों पहला है केंद्रक, बीच में अमीबा केंद्रक होता है और खाद्य कण। फिर बादाम कूट पदक, तो अमीबा बादाम कूट पदक। फिर तीसरा खाद्य रितिका, खाद्य कण। फिर इसमें चौथा है दोस्तों अमीबा में पोषण, ये अमीबा में पोषण। अब हम देख लेते अमीबा भोजन को अपने बादाम की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रितिका, फिर खाद्य रितिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में उसका टुकड़ा, छोटे से टुकड़ा किया जाता है। फिर है बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। दोस्तों ये शरीर के बाहर निष्कासन किया जाता है। फिर है दोस्तों पैरामीशिया में पोषण। पैरामीशिया पक्षा कोशिका की पूरी तरह से ढके होते हैं, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं। ये था। अब मनुष्य में पोषण, जैसे अंतग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। दोस्तों आहार नाल मूल रूप में मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नाल होती है। जैसे दोस्तों मुंह है, उसमें दांत, जीवा, लार फर्स्ट में। फिर भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का चबाना दांत से होता है। भोजन को लार के पूरी तरह गिलाना वो जीवा। लार ग्रंथि से निकले वाले रस को लार या रस लार कहते हैं। स्टार्च लार, एमीलेस एंजाइम, माल्टोस शर्करा। फिर भोजन ग्रसिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति का द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मुंह है, जिह्वा, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय भंडारण करता है। पित्त नली और अग्नाशय, परिशेषिका और आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और गुदा। ये था इसका ये मानव पाचन तंत्र। और फिर दोस्तों आमाशय, जठर ग्रंथि, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में बहुत सहायक होता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। फिर रस शुद्रांत, आंतरस परिवर्तित करता है। हाई कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा अम्ल, रोल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत पीतरस, पीत लवण, वसा
बड़ी गोलियाँ, पित्त लवण, इम्लिशीकरण, वसा, छोटी गोलियाँ, फिर अग्नाशय का रस, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, वसा, लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेस, ग्लूकोज, दर्दरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फिर दोस्तों वृहद्रांत, जल का अवशोषण, वर्ज्य पदार्थ गुदा शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर दोस्तों श्वसन, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन के विघटन कोशिकाएं श्वसन कहलाती है। भिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज C6H12O6 कोशिका द्रव में पाइरूवेट ऊर्जा। फिर दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनेथाल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जैसे ईस्ट किच्वन। फिर ऑक्सीजन का अभाव लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिकाओं में। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। फिर दोस्तों श्वसन, वाष्य श्वसन और अवाष्य श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका द्रव माइटोकांड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP जैसा मानव वायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिससे एनेथोल लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे 2 ATP जैसे उदाहरण है इसका ईस्ट। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों मानव श्वसन तंत्र। फिर दोस्तों नासाद्वार, कृष्णि, कंठ, श्वास नली, फिर श्वसनिका, फुफ्फुस, फेफड़े, कूपिका, कोश, फिर रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम है। हम डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ से नासाद्वार है, ये मुख है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, उपस्थित वलय है, ये फुफ्फुस है और ये पसलियाँ हैं। फिर दोस्तों ये कूपिका श्वसनिका है, श्वसनिका है, ये छोटी छोटी इस तरह दिख रही है, ये कूपिकाएँ हैं दोस्तों, ये इस श्वसन नलिकाएँ हैं। फिर दोस्तों डायग्राम मध्य बैठे। फिर दोस्तों मानव श्वसन क्रिया है, अंतःश्वसन, उच्छ्वसन। अंतःश्वसन के दौरान वृषीय गुहा फैलती है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम होता है और फिर वायु फेफड़ों में बढ़ती है। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों को अंदर ले जाना, उच्च श्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। इसलिए जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर है दोस्तों कूपिकाएं, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करना वायु O2 के कूपिकाएं रक्त वाहिका O2 RBC ही हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। फिर CO2 उत्पादन ऊतक, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में धमनी द्वारा ऊतकों से पहुंचती है। दूसरा CO2 ऊतकों में, CO2 रक्त वाहिका में, CO2 का रक्त में विसरण। फिर है इसके नीचे CO2 का मोचन नासा द्वारा में विकसित विसरण द्वारा बाहर निकलता। कूपिका CO2 का कूपिका कोश में विसरण, रक्त वाहिकाओं द्वारा कूपिकाओं विसरण से बाहर निकाला। फिर दोस्तों सहवन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यकताओं पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र सहवन कहलाता है। फिर दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं फिर मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। हृदय है, रक्त नलिकाएं हैं, धमनी व शिरा है, रक्त वहन माध्यम है, रक्त व लसिका। फिर दोस्तों रक्त, ठोस अवयव, रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स।
फिर ये द्रव्य अवयव पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन अजैविक खनिज तत्व होते हैं। फिर वो दोस्तों रक्त वाहिका धमनी और शिरा ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। अपवाद फुसफुस धमनी। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, लाल नहीं होती है, यह सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। फिर शिरा शिराएं विभिन्न अंगों से अनावस्थित रुधिर एकत्र करके आपस में हृदय तक ले जाती है। अपवाद फुसफुस शिरा इसके माध्यम से ये ले जाई जाती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, वाल्व होते हैं, ये सतही होते हैं। फिर है दोस्तों फुसफुस। अब हम देख लेते हैं फुसफुस। दोस्तों फुसफुस धमनी वी ऑक्सीजनकृत रुधिर ये दाया आलिन, ये दाया नीले, ये बाया अनिल और बाया नीले। फिर दोस्तों पश्चिम में यहाँ इस ऑक्सीजन शिरा ऑक्सीजन रुधिर होते हैं। फिर ये बाया अनिल से बाया नीले में जाती है। फिर दोस्तों प्रमुख धमनियाँ महाधमनियाँ वी ऑक्सीजन फिर शरीर के अंग तक। फिर प्रमुख शिरा महाशिरा वी ऑक्सीनीकृत रुधिर फिर दोस्तों दाया आलिन में जाता है। फिर यहाँ से वापस फुसफुस धमनी के द्वारा वापस फुसफुस मतलब फेफड़े में जाया जाता है। ये इसका हमने डायग्राम देखा था। फिर वो दोस्तों मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिन की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप में रुधिर भोजन। फिर दोस्तों यह है हमारा मानव हृदय की अनुपस्थित कारचित्र। महाधमनियाँ शरीर के ऊपरी है भाग में शिरा है। दाया आलिन शरीर के नीचे भाग से महाशिरा, ये दाया आलिन है या विभाजिका ये वाली है। फिर ये दाया आलिन है, बाया नीले हैं, फुसफुस शिराएं, ये फुसफुस शिराएं है, फुसफुस धमनियाँ। फिर दोस्तों हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा से रोकना निश्चित करते हैं। फिर है लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका वहन में सहायक करता है। पादपों में परिवहन जाइलम फ्लोएम। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रता में अंतर के चलते जल मृदा से जुड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को उच्च वृक्षों में विभिन्न भागों तक पहुंचाए। जैसे दोस्तों नलिकाओं के द्वारा फेफड़े से रक्त को अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। सिरों द्वारा वो नलिकाओं द्वारा रक्त को अलग अलग भागों से पहुंचा जाता है। वही जड़ व मृदा के मध्यम आयन से साधन के अंदर चलते मृदा मतलब जड़ें पानी को अवशोषित करती है और तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। फिर पत्तियां इनमें जल को अवशोषित करके अपना भोजन बनाती है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलय हो जाता है। ये प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल में अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिजों लवणों के उपरिमुखी गति में सहायक होता है। पौधे में ताप नियमित में सहायक भोज्य तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वह स्थानांतरण कहलाता है जो एक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरित पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अंतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्रसरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। फिर मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिनमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्सर्जन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे दोस्तों मानव में नाइट्रोजन और अकार्बनिक पदार्थ जो शरीर के उपयोग में नहीं होते हैं तो ये इसको
मानव उत्सर्जन करके बाहर निकाला जाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विपरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये हम देख लेते हैं। फिर दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से: एक जोड़ा वृक्क है, एक जोड़ा मूत्र वाहिनियां है, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। फिर दोस्तों वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकाला जाता है। फिर मूत्राशय द्वारा इसको बाहर वृक्क में मूत्र प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई विक्राणु कहलाती है। विक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला, कोशिका गुच्छ। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोमट संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिका। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि, ये इसका डायग्राम है दोस्तों। आप ये डायग्राम स्क्रीनशॉट खींच के अपने डायग्राम को बना सकते हैं। फिर दोस्तों कोशिका गुच्छ निषेधन। जब वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल व लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छानकर वोमन संपुट में आ जाती है। फिर दोस्तों वृक्कात्मक अवशोषण। विक्राणु से नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज है, अमीनो है, अम्ल है, लवण है, जल है, उनका पुनः अवशोषण होता है। फिर नलिका स्त्रावण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जन पदार्थों विक्राणु से नलिकाकार भाग के अंतिम सिरों में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्रह वाहिनिका, मूत्र वाहिनिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। यह मूत्राशय के मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र वाहिनियों से बाहर निकाला जाता है। फिर दोस्तों कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क अपहरण यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। फिर प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निषेधन वृक्क से होता है, जिसमें से उत्सर्जन मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निषेधन वृक्क नलियों से पुनः अवशोषित हो जाता है। फिर दोस्तों पादपों में उत्सर्जन। फिर दोस्तों वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादपों अतिरिक्त जल में छुटकारा पाया जाता है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाएं रिक्तिका से वंचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम से संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपना आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा दोस्तों जैव प्रक्रम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें मानव श्वसन तंत्र आदि विसर्जन, मानव उत्सर्जन, वृक्क आदि के बारे में हमने बताया। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।